हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विंग्स ऑफ फायर नामक किताब, जिसमें हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा के बारे में जानेंगे। 20 अगस्त 2025 को भारत ने इतिहास रच दिया। अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ। लेकिन जरा सोचिए, इस मिसाइल की ताकत सिर्फ तकनीक में नहीं, बल्कि उस सपने में है जिसे एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का लेकर चला था। वो लड़का था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज जो कामयाबी भारत ने हासिल की है, वह उन्हीं की दूरदृष्टि और अथक परिश्रम का फल है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से समुद्री गांव में जन्मा साधारण लड़का, जिसके पास पढ़ाई के लिए सही जूते तक नहीं थे, वही आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बना और राष्ट्रपति भवन में बैठा। आइए जानते हैं उस बच्चे की कहानी, जिसकी उड़ान समुद्र किनारे से शुरू हुई और आसमान में जाकर पूरी दुनिया ने देखी। विंग्स ऑफ फायर केवल एक आत्मकथा नहीं है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी की उड़ान की दास्तान है। लेखक अरुण तिवारी ने इसे लिखा है, लेकिन हर शब्द में कलाम साहब की सादगी और गहराई महसूस होती है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ। ये जगह दक्षिण भारत का एक छोटा द्वीप है। चारों तरफ समुद्र और मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंजती रहती है। पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नाविक थे जिनका काम नाव से यात्रियों और सामान को ले जाना था। माँ आशी अम्मा एक साधारण गृहिणी, जिनकी पहचान उनके दयालु स्वभाव और सादगी से होती थी। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी झोपड़ी, नारियल के पेड़ों से घिरी गलियां, समुद्र की लहरों की गूंज। इसी माहौल में एक महान इंसान ने अपनी पहली सांस ली। बचपन बहुत साधारण था। सोचिए, एक छोटा सा घर जिसकी दीवारें समंदर की नमी से भीगी रहती। घर में अक्सर पैसों की तंगी रहती थी, इतनी कि नए कपड़े साल भर में शायद ही मिलते। त्योहार जब आते, तभी लगता जैसे जिंदगी ने उन्हें कुछ नया पहनने का तोहफा दिया हो। पढ़ाई का शौक तो आसमान जितना बड़ा था, लेकिन साधन वो तो जैसे मुट्ठी भर ही थे। न किताबें पूरी, न कॉपी किताबों का ढेर, बस एक आध पुरानी किताब जो कभी कभी दोस्तों से उधार मिल जाया करती। लेकिन यही तंगी, यही कमी उनके सपनों की आग को और भड़काती रही। अंधेरे कमरे में एक छोटा दिया जलाकर आप जैसे रोशनी ढूंढते हैं, वैसे ही उन्होंने अपने संघर्षों के बीच ज्ञान की रोशनी खोज निकाली। कलाम जी के पिता कहते थे, ईमानदारी और मेहनत ही असली दौलत है। उनके अंदर से हमेशा आवाज आती, क्या मैं भी कभी अपने परिवार का नाम रोशन कर पाऊंगा? कम उम्र से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह अखबार बांटना, फिर स्कूल जाना और शाम को पढ़ाई के साथ पिता के काम में मदद करना। ये फेज हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी का बोझ कभी कभी बोझ नहीं होता, अगर दिल में सपने हो। जरा सोचिए, अगर आपकी आर्थिक हालात कमजोर हो और सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना पड़े, तो क्या आप अब भी पूरी लगन से पढ़ाई करेंगे? क्लास में हमेशा सबसे आगे नहीं थे, लेकिन जब भी आसमान में उड़ता हुआ पक्षी देखते, उनकी आंखों में चमक आ जाती। उनके अंदर से उन्हें आवाज आती, काश मैं भी एक दिन इन पंखों की तरह उड़ पाता। यही सपना आगे चलकर उन्हें वैज्ञानिक और मिसाइल मैन बनाने वाला था। जरा सोचिए, एक साधारण सा घर जहां रोजाना संघर्ष जरूर था, पर उस संघर्ष के बीच सबसे बड़ा खजाना था मानवता की सीख। माँ उन्हें कहा करती, मानवता से बड़ी कोई चीज नहीं है। जिनके हाथ हमेशा परिवार के लिए रोटियां सेकते रहते, उन्होंने अब्दुल कलाम को सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि करुणा और सहानुभूति की रोटियां खिलाई। उन्होंने सिखाया, अगर तुम्हारे पास कम भी है तो बांटना मत भूलना। वहीं पिता एक सादा नाविक, पर भीतर से आध्यात्मिक तपस्वी। उन्होंने समझाया कि इंसान की असली ताकत पैसे या पद में नहीं, बल्कि ईमानदारी और आत्मिक शांति में है। घर का माहौल भी अद्भुत था। मुस्लिम परिवार के इस घर में रोज कुरान की
तिलावत गूंजती, तो दूसरी तरफ पास के मंदिर से आती घंटियों की आवाज हवा में घुल जाती। हिंदू पड़ोसियों से उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि त्योहार धर्म से नहीं दिल से मनाए जाते। यही वातावरण उनके भीतर एक अद्भुत सोच बो गया। पहचान धर्म से नहीं कर्म से बनती है, और यही सोच आगे चलकर पूरे भारत की आत्मा से जुड़ गई। सच्ची शिक्षा किताबों से नहीं, संस्कारों और अनुभव से मिलती है। असली पंख वो नहीं होते जो शरीर में लगे हो, असली पंख वो होते हैं जो इंसान के सपनों में छिपे हो। मुझे उनके बचपन से ये सीख मिली कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर सोच बड़ी है तो कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। आज भी बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करते हैं। कलाम जी की कहानी उन सबको बताती है कि ये संघर्ष ही आने वाले कल की सफलता की नींव है। चैप्टर 2, शिक्षा और शुरुआती प्रेरणाएं। किसी बच्चे का सपना कितना बड़ा हो सकता है? क्या एक गरीब मछुआरे का बेटा सिर्फ पढ़ाई के सहारे आसमान तक पहुंच सकता है? आइए जानते हैं अब्दुल कलाम की शिक्षा और उनकी पहली प्रेरणाओं की कहानी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे रामेश्वरम के छोटे से गांव में गरीबी और सादगी के बीच कलाम जी का बचपन बीता। वहीं से उन्होंने सपनों के पंख देखे, उड़ते हुए पक्षी और आसमान में छूते जहाज। उनकी प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम की गलियों से निकलकर छोटे से अब्दुल कलाम की पढ़ाई की शुरुआत हुई रामनाथपुरम एलिमेंट्री स्कूल से। लेकिन सच कहूं, उस समय कोई भी सोच नहीं सकता था कि ये बच्चा आगे चलकर भारत को मिसाइल शक्ति बनाने वाला है। कक्षा में वे हमेशा सबसे साधारण छात्र माने जाते थे, न तेज न होशियार। अक्सर पीछे की बेंच पर बैठने वाला यह लड़का शिक्षकों की नजरों में बस एक आम बच्चा था। लेकिन हर आम चेहरे के पीछे एक असाधारण कहानी छुपी होती है, क्योंकि जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में खो जाते, वहीं छोटे कलाम की आंखें चमक उठी जब गणित के सवाल बोर्ड पर लिखे जाते। उन्हें लगता मानो एक समीकरण कोई रहस्य है जिसे सुलझाना है। और जब विज्ञान की बातें होती, आकाश, तारे, उड़ते पक्षी, तो उनका दिल पूछता, क्या इंसान भी कभी पंखों के सहारे उड़ पाएगा? यानी कक्षा में भले ही वे सामान्य थे, पर कलाम में वे असाधारणता गुण थे। उनके साइंस के टीचर अय्या दुरई सोलोमन ने उनसे एक बार कहा, तुम्हारा सपना तुम्हारी सोच से बड़ा होना चाहिए। कल्पना कीजिए एक क्लासरूम जहां एक दुबला पतला बच्चा पुराने कपड़ों में बैठा है, लेकिन उसकी आंखों में सितारों की चमक है। जरा सोचिए, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके पैरों में जूते होते हैं, बैग में नई किताबें रखी होती, लेकिन छोटे अब्दुल कलाम अक्सर बिना जूतों के नंगे पांव ही स्कूल जाते थे। उनके हाथों में जो किताबें होती वे भी नई नहीं होती थी, कभी किसी पड़ोसी से उधार ली हुई, कभी पुराने पन्नों को जोड़कर बनाई हुई सादर सी कॉपियां, घिसी हुई जिल्दें, यही उनका खजाना थी। लेकिन क्या चीज थी जो उन्हें आगे खींच रही थी? वो था उनका अटूट जज्बा और मेहनत करने की आग। हर रोज की दिक्कतें, हर कमी मानो उनकी सफलता के लिए ईंधन बन रही थी। उनके अंदर से आवाज आती कि गरीबी मुझे रोक नहीं सकती। अगर दुनिया का ज्ञान किताबों में है तो ये मेरा खजाना है। असली कठिनाई संसाधनों की कमी नहीं होती, असली कठिनाई होती है सपनों को छोटा मान लेना। जरा सोचिए, अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो और साधन न मिले तो क्या आप हार मान लेंगे या हर हाल में सीखते रहेंगे? कलाम ने हाई स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम श्रावर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल से की। गणित और भौतिकी में उनकी गहरी रुचि थी। वहां से उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में फिजिक्स पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। वहां से एक शिक्षक ने उनसे कहा, अगर तुम्हें सच में तारों तक पहुंचना है तो तुम्हें इंजीनियरिंग करनी होगी। यही सलाह
उनके जीवन का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। कॉलेज में उन्होंने एयरप्लेन्स और मैकेनिक में गहरी दिलचस्पी ली। वे घंटों लाइब्रेरी में बैठकर वाइट ब्रदर्स और वैज्ञानिकों की कहानियां पढ़ते। उनके अंदर से आवाज आती है, एक दिन मैं भी ऐसा करूंगा, भारत के लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया देखेगी। जब तक आपके सपनों के पीछे प्रेरणा नहीं होगी, तब तक मेहनत अधूरी रहेगी। गरीबी ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि पंख दिए और सपनों ने उन्हें आसमान की ओर धकेला। मुझे उनकी शिक्षा की कहानी से ये सीख मिली कि कोई भी महान इंसान अकेले अपनी मेहनत से नहीं बनता, उसे सही समय पर सही गुरु की प्रेरणा भी मिलती है। जरा अपनी आंखों के सामने ये दृश्य लाएं। आज भी हमारे देश के गांव और छोटे कस्बों में कितने ही बच्चे हैं जिनके पास किताबें कम हैं, संसाधन सीमित है, लेकिन उनके सपने आसमान से भी ऊंचे हैं। ये बच्चे अपने शिक्षकों की सीख, परिवार की उम्मीद और खुद के जज्बे से आगे बढ़ते हैं। भले ही उनके पास साधन ना हो, लेकिन उनके पास इरादे होते हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि जब हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ओर देखते हैं तो हमें सिर्फ एक इंसान नहीं दिखते, वो हमें उन लाखों बच्चों का प्रतीक नजर आते हैं जिन्होंने कमी के बावजूद अपने सपनों को हकीकत में बदला। चैप्टर 3, संघर्ष और चुनौतियां। सोचिए, अगर आपके सपने आसमान छूने के हो और हालात आपको बार बार जमीन पर पटक दे, तो आप क्या करेंगे? यही कहानी है कलाम साहब की, जहां सपने और संघर्ष आमने सामने खड़े थे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे शिक्षकों की प्रेरणा और ज्ञान की प्यास ने कलाम को इंजीनियरिंग की शिक्षा में मोड़ा। अब उनके सामने असली लड़ाई थी सपनों को सच करने की और गरीबी व सीमाओं को पार करने की। रामेश्वरम का एक साधारण लड़का जिसकी जेब में पैसों की कमी थी, अब पहुंच चुका है MIT मद्रास की दहलीज पर। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। सैकड़ों तेज तर्रार छात्र, कड़ी प्रतिस्पर्धा और एक तरफ चुनौतियां। ऐसे में कलाम को लगता, क्या मैं सच में यहाँ टिक पाऊंगा? कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते कि लगता था अगली सेमेस्टर की फीस भरना ही असंभव होगा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली इम्तिहान, जहां उनकी मेहनत, उनकी लगन और उड़ान भरने का जुनून उन्हें हर बाधा से आगे खींचता रहा। ये वही पल थे जहां कलाम ने समझा, सपनों का आसमान पाने के लिए जमीन पर पसीना बहाना ही असली पूंजी है। उनके अंदर से आवाज आती, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या आसमान तक पहुंचने का सपना सिर्फ एक भ्रम है? सोचिए, एक युवा छात्र जिसके सपनों का भार उसके कंधों पर था। एक दिन उसके प्रोफेसर ने खड़े होकर कहा, अगर ये प्रोजेक्ट समय पे पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी डिग्री यहीं खत्म हो जाएगी। ये शब्द सुनकर जैसे पूरे आसमान की बिजली उस पर गिर गई है। डिग्री खत्म मतलब सपने खत्म। उस पल कलाम ने तय किया, अब हारना नामुमकिन। और फिर शुरू हुआ वो अद्भुत संघर्ष। 3 दिन और 3 रात लगातार, न नींद, न आराम, न चैन, सिर्फ पसीना, मेहनत और सपनों की आग। आखिरकार उस थकान भरे तीसरे दिन की सुबह उनका मॉडल तैयार खड़ा था, जैसे किसी माँ के लिए उसका बच्चा जन्म ले चुका हो। जब प्रोफेसर ने मॉडल देखा, उनकी आंखों में शक्ति की जगह चमक थी। उन्होंने न केवल प्रोजेक्ट स्वीकार किया बल्कि सराहना भी की। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट की जीत नहीं थी, ये थी एक सपनों के योद्धा की पहली बड़ी विजय। कभी कभी कठिन डेडलाइन ही आपको अपनी छुपी ताकतें दिखा देती है। जरा सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि आपकी मेहनत के सालों पर ताला लग सकता है, तो क्या आप हार मानेंगे या दिन रात एक कर देंगे? पढ़ाई पूरी करने के बाद कदम बढ़े बेंगलोर की ओर, जहां उन्हें ADE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में साइंटिस्ट की नौकरी मिली। सपनों की दुनिया अब थोड़ी और करीब लगने लगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में
एक और सपना दर्द रहा था, पायलट बनने का सपना। आसमान की ऊंचाइयों को छूने का ख्वाब। वो दिन आया जब एयरफोर्स का टेस्ट होना था। हजारों सपनों के बीच कलाम भी अपने सपनों को लेकर खड़े थे। टेस्ट हुआ, नतीजे आए। दिल धड़कनों से भी तेज दौड़ रहा था। पर जब लिस्ट सामने आई, कलाम का नाम 8वें नंबर पर था और चुने गए सिर्फ 7 उम्मीदवार। सोचिए जरा, सिर्फ एक पायदान की दूरी और सपना बिखर गया। उस पर कितना भारी लगा होगा दिल को, जैसे किसी ने आसमान का दरवाजा खुलते खुलते बंद कर दिया हो। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। कभी कभी ईश्वर हमें हमारी मंजिल से दूर इसलिए करता है क्योंकि वो हमें उससे भी बड़ी मंजिल दिखाना चाहता है। कलाम पायलट तो नहीं बने, लेकिन वही असफलता उन्हें ले गई भारत के मिसाइल प्रोग्राम का पायलट बनने की। और यही थी किस्मत की सबसे रोमांचक चाल। ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा झटका था। कल्पना कीजिए, सपनों का दरवाजा आपकी आंखों के सामने बंद हो जाए और आप बाहर खड़े रह जाए। उस असफलता ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि नया रास्ता दिया। उन्होंने ठान लिया कि अब वे साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा करेंगे। अगर दरवाजा बंद हो जाए तो खिड़की खोजो, रास्ता हमेशा होता है। यही संघर्ष उन्हें आगे इसरो और भारत के मिसाइल प्रोग्राम तक ले जाएगा, जहां वे इतिहास रच के देश को नई ऊंचाइयां देंगे। कभी कभी जिंदगी आपको गिराती है ताकि आप उड़ने के लिए और मजबूत पंख बना लें। मुझे उनकी असफलता की कहानी से ये सीख मिली कि रिजेक्शन ही असली रीडायरेक्शन होता है। शायद अगर वे पायलट बन जाते तो दुनिया उनका नाम साइंटिस्ट के रूप में कभी न जानती। आज भी लाखों युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं से अपनी नई दिशा खोज लेते हैं। कलाम जी इसका जीता जागता उदाहरण है। चैप्टर 4, फर्स्ट बैक थ्रो एट इसरो। कभी कभी जिंदगी हमें गिराकर सिर्फ इसलिए खड़ा करती है ताकि अगली उड़ान और ऊंची हो। कलाम साहब के लिए इसरो वही मंच था जहां सपने और हकीकत पहली बार गले मिले। साल था 1969। भारत बदल रहा था, सपने ऊंचे हो रहे थे और उन्हीं सपनों को पंख देने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उठाया अपना अगला कदम। उन्होंने ज्वाइन किया इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। सोचिए जरा, एक ऐसा देश जो अभी तक विदेशी तकनीक पर निर्भर था, अब अपने बलबूते पहला SLV-3 बनाने जा रहा था। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह था भारत की आजादी की दूसरी उड़ान। कलाम को नियुक्त किया गया इस मिशन की कमान के लिए। देश की उम्मीदें, करोड़ों निगाहें और एक सपना, सब उनके कंधों पर आ टिका था। ये पल किसी रोमांचक फिल्म के उस सीन जैसा था जहां हीरो का हर कदम पूरी कहानी बदल देता है। क्या भारत सच में अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा पाएगा या ये सपना अधूरा रह जाएगा? यहीं से शुरू हुई कलाम और भारत के बीच एक अटूट उड़ान की कहानी। उनके अंदर से आवाज आती है, ये सिर्फ नौकरी नहीं, मेरे सपनों की उड़ान का पहला असली लॉन्च पैड है। लेकिन दोस्तों, सपनों की उड़ान हमेशा आसान नहीं होती। SLV-3 प्रोजेक्ट के शुरुआती प्रयासों में तकनीकी दिक्कतें सामने आने लगी। कभी सिस्टम फेल हुआ, कभी कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। हर बार लॉन्च पैड पर खड़ा रॉकेट मानो जैसे सवाल कर रहा हो, क्या तुम तैयार हो उस कीमत को चुकाने के लिए जो सफलता मांगती है? फिर आया वो दिन जब पूरा देश टीवी स्क्रीन और रेडियो पर टकटकी लगाए बैठा था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1। रॉकेट आसमान की ओर उठा, लेकिन अचानक उसकी उड़ान बीच में ही लड़खड़ा गई और पल भर में वो धरती पर क्रैश हो गया। उस पर सिर्फ एक रॉकेट नहीं गिरा था, बल्कि भारत की उम्मीदें भी चूर चूर हो गई थी। मीडिया ने ताने मारे, जनता ने सवाल उठाए, क्या ये देश अपने दम पर कभी सफल हो पाएगा? और सबसे बड़ा बोझ डॉक्टर अब्दुल कलाम के कंधों पर था। वो रातें,
जब नींद उनकी आंखों से गायब हो जाती थी, जब मन खुद से पूछता था क्या मैं अपने देश को निराश कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, यही तो असली टर्निंग पॉइंट था, जहां से एक इंसान टूटकर हार मान भी सकता था या फिर खुद को और मजबूत बनाकर नई शुरुआत कर सकता था। असफलता साइंटिफिक जर्नी का अंत नहीं है, बल्कि अगली सफलता की तैयारी होती। जरा सोचिए, अगर आपके नेतृत्व में कोई प्रोजेक्ट देश भर की नजरों के सामने असफल हो जाए, तो आप टूटेंगे या और मजबूत बनेंगे। दोस्तों, जब सपने बार बार टूटते हैं तो इंसान या तो हार मान लेता है या फिर वही टूटे हुए सपने उसके अंदर ऐसी आग जला देते हैं जो पूरे इतिहास की दिशा बदल देती है। SLV3 की असफलता के बाद भी डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। दिन रात बिना थके बिना रुके हर छोटी गलती को सुधारा, हर चुनौती को तोड़ा। कभी ऐसा लगता था कि मंजिल अभी भी बहुत दूर है, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना जल रहा था, भारत को अंतरिक्ष में अपनी पहचान दिलाना। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 18 जुलाई 1980। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1, लेफ्ट ऑफ। इस बार रॉकेट मजबूती से आसमान चीरता हुआ बढ़ा। हर सेकंड, हर पल दिल की धड़कनें तेज होती गई। पूरा कंट्रोल रूम सांस रोक कर देख रहा था और अचानक स्क्रीन पर वो पल आया। रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। पूरा भारत खुशी से झूम उठा। तालियां, आंसू और गर्व सब कुछ एक साथ बह रहा था। उस दिन भारत ने दुनिया को बता दिया था कि हम भी अंतरिक्ष की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन गए भारत के रॉकेट मैन। सोचिए दोस्तों, जो सपना कभी असफलता की राख में दबा था, वही सपना राख से उठकर आज करोड़ों दिलों में उम्मीदों की आग बन गया। कल्पना कीजिए, जैसे कोई पक्षी कई बार गिरकर उड़ना सीखता है, वैसे ही भारत ने अंतरिक्ष की उड़ान भरना शुरू किया। इस सफलता ने न केवल कलाम की लीडरशिप साबित की, बल्कि भारत को उन देशों की सूची में ला दिया जो खुद सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने अनेक स्पेस मिशन में योगदान दिया और भारत की स्पेस कैपेबिलिटी मजबूत की। रॉकेट सिर्फ आसमान तक नहीं जाता, वो इंसान के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई तक ले जाता है। APJ अब्दुल कलाम का कहना था, असफलता को स्वीकार करना, उसे गले लगाना और लगातार सुधार करते रहना और अपनी टीम वर्क पर भरोसा रखना। भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं था, ये करोड़ों सपनों का आकाश छूना था। मुझे इस हिस्से से सबसे बड़ी सीख मिली कि जब पूरी दुनिया आपको असफल कहे, तब भी अगर आप डटे रहें तो वही असफलता आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी स्टार्टअप को पहले साल लॉस झेलना पड़ता है, लेकिन लगातार प्रयास से वो बड़ा ब्रांड बन जाता है। इसरो की कहानी हर मेहनतकश इंसान के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन असली सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। कलाम का अगला कदम था मिसाइल टेक्नोलॉजी और रक्षा प्रणाली, जिसने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। अगर इस सफलता की कहानी ने आपके अंदर गर्व और प्रेरणा जगाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपको कलाम जी की इस उपलब्धि से क्या सीख मिली और सब्सक्राइब करें। चैप्टर 5, SLV3 की असफलता और सीख। सोचिए, जिस पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हो, अगर वो मिशन आंखों के सामने टूट जाए तो कैसा लगेगा। यही पल था जब भारत का सपना और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना हवा में बिखर गया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे इसरो में डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट शुरू किया और भारत की पहली बड़ी अंतरिक्ष उड़ान का सपना बुनना शुरू किया। लेकिन अब हम आते हैं उस पल पर जहां पहला लॉन्च हुआ
और फिर असफलता ने दरवाजा खटखटाया। द SLV-3 लॉन्च। साल था 1979। जगती श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर। पूरा देश रेडियो और टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। हर किसी की आंखों में सिर्फ एक ही सपना, भारत का अपना उपग्रह अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में उड़ते देखना। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। 3, 2, 1 लेफ्ट ऑफ। SLV-3 गर्जना करता हुआ आसमान में उड़ा। पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो सपना चकनाचूर हो गया। रॉकेट अचानक रास्ता भटक गया। कुछ ही पलों में क्रैश हो गया और वो सैटेलाइट जिसे करोड़ों आंखें आसमान में ढूंढ रही थी, पृथ्वी की कक्षा तक कभी पहुंच ही नहीं सका। पूरा देश स्तब्ध रह गया। लोगों की उम्मीदें एक झटके में ध्वस्त हो गई। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया और डॉक्टर कलाम, जिनकी आत्मा इस सपने में बसी थी, उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन दोस्तों, यही असफलता आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि कभी कभी असफलता ही इंसान को वो सिखाती है जो कोई सफलता नहीं सिखा सकती। उनके अंदर से आवाज आती, क्या मैंने अपने देश को निराश कर दिया? क्या मेरे सपने सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे? मीडिया ज्यादा ही उत्साहित थी और नकारात्मक प्रचार करने में लगी। हेडलाइन में लिखा होता हो, भारत की नाकाम कोशिश। आलोचना और निराशा हर जगह थी, लेकिन टीम और कलाम टूटे नहीं। उन्होंने फेलियर को ऑटोफेज की तरह एनालाइज किया। असफलता गलती नहीं होती अगर उससे सीख ली जाए। जरा सोचिए, अगर आपके पूरे देश की उम्मीदें आपके एक प्रोजेक्ट पर हो और वो पब्लिक में फेल हो जाए, तो आप क्या करेंगे? हार मान लेंगे या और मेहनत करेंगे? कलाम और उनकी टीम ने 3 बड़ी सीखें निकाली। उस क्रैश के बाद टीम टूटी नहीं, बल्कि वहीं से कुछ अमूल्य सबक जन्मे। ऐसे सबक जो न सिर्फ विज्ञान की दुनिया बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आते हैं। पहला सबक, रॉकेट का रास्ता जरा सी गलती से भी बदल सकता है। हर कैलकुलेशन, हर एंगल, हर पेज की टाइटनेस माइक्रोस्कोप एक्यूरेसी से सही होनी चाहिए। जरा सोचिए, जैसे कोई सर्जन दिल की सर्जरी करते हैं, समय 1 मिलीमीटर भी गलती नहीं कर सकता, वैसे ही स्पेस साइंस में भी शुद्धता ही सब कुछ है। दूसरा सबक, टीम यूनिट। जब रॉकेट क्रैश हुआ तो आसानी से ब्लेम गेम शुरू हो जाता था। इस इंजीनियर की गलती थी, उस साइंटिस्ट की चूक थी, लेकिन डॉक्टर कलाम ने सबको एक ही दिशा में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, अगर जीत मिली तो ये सबकी होगी, अगर हार मिली तो ये मेरी होगी। यही लीडरशिप का असली रूप है, टीम को एक परिवार बनाना। तीसरा सबक, नेवर स्टॉप ट्राइंग। शायद सबसे बड़ा लेसन यही था कि फेलियर का मतलब एंड नहीं होता, बल्कि वो तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस होता है। बच्चा चलना सीखते वक्त कितनी बार गिरता है, वैसे ही विज्ञान की उड़ान भी बार बार गिर कर ही आसमान छूती है। और दोस्तों, यही 3 नियम आगे चलकर वो नींव बने जिसने भारत को अंतरिक्ष और मिसाइल शक्ति में विश्व स्तर तक पहुंचा दिया। कल्पना कीजिए, कोई काइट हवा में उड़ते उड़ते गिर जाए, लेकिन धागा पकड़ने वाला इंसान उसे फिर उठाकर उड़ाने की कोशिश करे। यही कहानी SLV-3 की थी। रॉकेट जब गिरा तो हमने सिर्फ एक लॉन्च खोया, लेकिन असफलता ने हमें वो ज्ञान दिया जिसने हमें फ्यूचर की सफलता दिलाई। ये लॉन्च बताता है कि फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर कलाम और उनकी टीम इस क्रैश के बाद हार मान लेते तो शायद भारत कभी भी सैटेलाइट खुद लॉन्च करने की ताकत नहीं पाता। वो रॉकेट गिरा जरूर था, लेकिन उसी राख से भारत का अंतरिक्ष साम्राज्य उठ खड़ा हुआ। जैसे कोई स्टूडेंट कई बार एग्जाम में फेल होकर अंत में टॉपर बनता है, या कोई बिजनेसमैन पहला बिजनेस खोलकर भी आगे चलकर बड़ा एम्पायर खड़ा करता है। SLV-3 की नाकामी भी
फ्यूचर की सफलता का बीज थी। चैप्टर 6, अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल प्रोजेक्ट्स। सोचिए, जिस इंसान ने अपने देश के सामने असफलता देखी वही आगे चलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व करे जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों की लिस्ट में खड़ा कर दे। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे SLV-3 के असफल लॉन्च ने डॉक्टर कलाम और उनकी टीम को हिला दिया, लेकिन उसकी असफलता से उन्होंने सीख ली और भविष्य के लिए मजबूत नींव रखी। अब समय आया भारत की रक्षा शक्ति को नई पहचान दिलाने का। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल प्रोजेक्ट्स। 1980 की शुरुआत में भारत को अपनी खुद की मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित करनी थी। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दांव पर थी। सरकार ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP लॉन्च किया और इसकी कमान सौंपी गई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो कभी सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। हमें अपने पंख खुद बनाने होंगे। ये APJ अब्दुल कलाम साहब की विचारधारा थी। दोस्तों, जरा उस दौर की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। शुरुआत थी लेकिन हालात बेहद कठिन। रिसोर्सेज बेहद सीमित थे। टेक्नोलॉजी की तो हालत ही ये थी कि कई बार बेसिक इक्विपमेंट तक भी नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चुनौती, फॉरेन कंट्रीज ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जिनसे गाइडेंस और सपोर्ट की उम्मीद थी, उन्होंने कहा भारत अपने दम पर यह कभी नहीं कर पाएगा। टीम के पास था एक छोटा सा बजट, पुराने टूल्स और अनगिनत टेक्निकल चुनौतियां। लेकिन यहीं पर डॉक्टर कलाम ने वो सोच दिखाई जिसने उन्हें महान बनाया। उन्होंने कहा, जब हालात सीमित हो तो शिकायत मत करो, बल्कि उन सीमाओं को ही अवसर में बदलो। एक छोटा बच्चा जिसके पास खिलौने बनाने के लिए लकड़ी और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं, लेकिन वही बच्चे की क्रिएटिविटी उसे साइंटिस्ट बना देती है। कलाम और उनकी टीम ने भी यही किया। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों को ही फ्यूल बना दिया और जो काम पूरी दुनिया ने असंभव कहा था, भारत ने उसे संभव करके दिखाया। जब रास्ते बंद हो जाए तभी इंसान को अपने असली पंखों का एहसास होता। साल था 1988। भारत ने वैज्ञानिकों ने सांसें थाम रखी थी। लॉन्च पैड पर खड़ी थी वो ताकत जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। उसका नाम था पृथ्वी। भारत की पहली सरफेस टू सरफेस मिसाइल। काउंटडाउन शुरू हुआ। दिल की धड़कनें बढ़ी और जैसे ही बटन दबा, आकाश चीरती हुई पृथ्वी ने उड़ान भरी। उस पल सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च नहीं हुई थी, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता ने भी उड़ान भरी थी। ये टेक्नोलॉजी भर नहीं थी, ये देश भर का गर्व, आत्मविश्वास और अपनी ताकत पर विश्वास का प्रतीक था। पूरे देश में मानो बिजली सी दौड़ गई। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे और एक आवाज हर दिल में गूंज रही थी, भारत अब किसी के नीचे नहीं रहेगा, भारत किसी से कम भी नहीं है। उस दिन डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि जिन्हें आज हम सपने कहते हैं, कल वही हमारी ताकत बन सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कलाम और उनकी टीम शुरुआती असफलताओं से टूट जाते तो क्या भारत कभी अपनी मिसाइल तकनीक बना पाता? पृथ्वी के बाद अगला कदम था अग्नि, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। साल था 1989। इसका सफल परीक्षण हुआ। अग्नि ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर अलग पहचान दिलाई। अब भारत को नजरअंदाज करना किसी भी बड़ी शक्ति के लिए आसान नहीं था। जब अग्नि ने उड़ान भरी तो वह सिर्फ रॉकेट नहीं था, वो भारत के आत्मविश्वास की आग थी। कल्पना कीजिए, जैसे कोई बच्चा गिर गिर कर चलना सीखता है और एक दिन दौड़ने लगता है, ठीक उसी तरह भारत ने असफल लॉन्चेस से सीखकर मिसाइल तकनीक में दौड़ लगाई। अग्नि और पृथ्वी की सफलता के बाद डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा।
उन्होंने साबित कर दिया कि भारत केवल उपभोक्ता देश नहीं बल्कि निर्भरता भी बन सकता है। इन प्रोजेक्ट ने भारत की सैन्य और वैज्ञानिक क्षमताओं की दिशा बदली। कलाम की यात्रा हमें सिखाती है कि सफलता वही हासिल करता है जो असफलता से डरता नहीं बल्कि उसे स्टेपिंग स्टोन बनाता है। पृथ्वी ने भारत को जमीन पर मजबूत किया और अग्नि ने आसमान में गर्व से सिर ऊंचा किया। लेकिन असली सवाल अब यह था, कलाम की यह पहचान उन्हें कहां ले जाएगी? कैसे एक साइंटिस्ट धीरे धीरे लोगों के दिलों का लीडर बनेगा? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 7, पीपल्स प्रेसिडेंट। सोचिए, एक साधारण मछुआरे के बेटे की यात्रा छोटे से गांव से लेकर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति भवन तक। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या ये सपनों की ताकत का जीता जागता सपना? पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल प्रोजेक्ट के जरिए भारत को आत्मनिर्भरता और वैश्विक पहचान दिलाई। अब समय था विज्ञान की प्रयोगशाला से निकलकर जनता के दिलों तक पहुंचने का। साल 1990 तक डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन चुके थे। उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी और दूरदृष्टि ने उन्हें हर उम्र के लोगों से जोड़ दिया था। 2002 में पूरे देश ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए सबसे उपयुक्त माना। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद हर ओर एक ही नाम गूंज रहा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी किताबों, प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स के बीच गुजारी हो, जिसने कभी राजनीति का रास्ता तक न चुना हो, अचानक वही इंसान भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, न राजनीतिक भाषण, न सत्ता का खेल, लेकिन उनके लिए जनता का प्यार ही सबसे बड़ा चुनाव था। लोग उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जानते थे, लेकिन उनके दिलों में वो एक जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। नेताओं का विश्वास और करोड़ों भारतीयों का अटूट स्नेह, यही वो ताकत थी जिसने कलाम को राजनीति के बिना भी जनता का राष्ट्रपति बना दिया। उस पल पूरा देश मानो एक स्वर में बोल उठा, ये चुनाव नहीं, ये जनता की आवाज है। सच्चा नेतृत्व पद से नहीं, दिलों से मिलता है। अब सोचिए, भारत का राष्ट्रपति, वो पद जहां हर इंसान शान और शौकत, प्रोटोकॉल और वैभव में खो सकता है, लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम उस कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने उस राष्ट्रीय दरवाजे को आम जनता के लिए खोल दिया। राष्ट्रपति भवन, जो कभी सिर्फ खास लोगों तक सीमित था, वो अब छात्रों, शिक्षकों, किसानों और आम भारतीयों का घर बन गए। कलाम साहब खुद बच्चों और युवाओं से मिलते, उनकी आंखों में झांक कर उनके सपने सुनते और फिर कहते, बड़े सपने देखो, क्योंकि सपनों से ही भविष्य बनता है। उन्होंने अपने पद की चमक धमक को एक तरफ रखकर सादगी और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि अपना सा मानते थे। वो सच में जनता के राष्ट्रपति थे, ऐसे राष्ट्रपति जो महलों में रहते हुए भी हर भारतीय के दिल में जगह बनाए बैठे। उनका मानना था, मैं यहाँ किसी कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ देश के भविष्य को जगाने आया हूँ। उन्होंने कहा था, अगर सपने छोटे होंगे तो देश भी छोटा रहेगा, इसलिए बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। जरा सोचिए, अगर हमारे देश का राष्ट्रपति बच्चों से ये कहे कि तुम ही भारत का भविष्य हो, तो बच्चों के मन पर कितना गहरा असर होगा। कल्पना कीजिए, राष्ट्रपति भवन की भव्य दीवारों के बीच सफेद बालों वाला एक विनम्र वैज्ञानिक बच्चों के बीच बैठा है, मानो किसी स्कूल की क्लास में शिक्षक। यही तस्वीर थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनकी राष्ट्रपति यात्रा में हमें सीखने को मिलता है कि नेतृत्व का असली मकसद सत्ता नहीं बल्कि सेवा है। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले वैज्ञानिक ने हमें सिखाया कि असली ताकत पद में नहीं बल्कि दिलों को छूने में है। मुझे इस हिस्से से
ये सीख मिली कि बड़ा बनने के लिए बड़े पद की जरूरत नहीं, बल्कि बड़े इरादों और छोटे छोटे दिल छूने वाले कामों की जरूरत है। जैसे कोई शिक्षक बच्चों के जीवन को दिशा देता है, वैसे ही कलाम ने करोड़ों युवाओं के सपनों को दिशा दी। जैसे एक बच्चा अपने पिता से सीखता है, एक पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाता है, वैसे ही उन्होंने पूरे देश के युवाओं को अपना परिवार माना। लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद उनका सफर कहाँ गया? कैसे उन्होंने पद छोड़ने के बाद भी अपना जीवन युवाओं के लिए समर्पित किया? चैप्टर 8 विजन फॉर इंडिया। जरा सोचिए, अगर एक राष्ट्र वैज्ञानिक अपने सपनों से पूरे देश का भविष्य बदल दे तो क्या सिर्फ एक व्यक्ति की सोच 125 करोड़ लोगों की दिशा तय कर सकती है? पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जनता के राष्ट्रपति बने और बच्चों, युवाओं के दिलों में आशा का दीप जला। लेकिन उनका असली सपना राष्ट्रपति भवन से आगे था, एक ऐसा सपना जिसमें पूरा भारत 2020 तक एक विकसित, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत की असली ताकत सिर्फ मिसाइलों या रक्षा तकनीक में नहीं, बल्कि युवाओं, किसानों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों में है। उन्होंने भारत 2020 नामक विजन रखा, जिसमें भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का सपना था। उनका मानना था कि अगर हर नागरिक शिक्षा, नवाचार और कड़ी मेहनत को अपनाए तो 2020 तक भारत गरीबी और पिछड़ेपन से निकलकर एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि सोच की कमी है। बार बार वे कहते हैं कि हमारे सपने छोटे नहीं होने चाहिए। उन्होंने स्कूल, कॉलेजों में जाकर बच्चों से सीधा संवाद किया, किसानों से बातें की और उद्यमियों को इनोवेशन की ओर बढ़ाने की प्रेरणा दी। अगर आप सोच को बदल लें तो भविष्य अपने आप बदल जाता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि तुम सिर्फ नौकरी मत खोजो, बल्कि अवसर पैदा करो। उन्होंने 5 स्तंभ बताए जो भारत को आगे ले जा सकते हैं: कृषि, शिक्षा, तकनीक और नवाचार, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता। उनके 3 मूल मंत्र थे: बड़ा सोचो, कठिन परिश्रम करो और कभी हार मत मानो। मुझे लगता है अगर हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प ले ले तो भारत 2020 में वो होगा जिसका मैंने सपना देखा है। अब आप सोचिए, अगर हमारे देश का हर युवा सिर्फ एक छोटा सा योगदान भी दे तो क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर राष्ट्र नहीं बन सकता? कल्पना कीजिए, एक विशाल भारत का नक्शा जिसमें हर गांव, हर शहर से रोशनी की किरणें निकल रही हो। ये किरणें हैं शिक्षा, नवाचार और सपनों की। यही था कलाम का भारत। कलाम हमें छोड़कर चले गए, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना अब भी जिंदा है। भारत 2020। आज 2025 में हम जानते हैं कि डॉक्टर कलाम अब हमारे बीच नहीं है। 2015 में जब वे युवाओं को संबोधित करते करते मंच पर ही गिर पड़े तो वो उनके जीवन का अंत नहीं, बल्कि उनकी विरासत की शुरुआत थी। उनकी किताबें, उनके सपने और उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वे भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच न हो, लेकिन उनका विजन 2020 और उससे आगे आज भी हमें राह दिखा रहा है। उसी कड़ी में आज भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और आगे भी करता रहेगा। डॉक्टर कलाम हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके सपने एक सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर भारत कभी नहीं मरेंगे। असल में हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि वह इस सपने को जिंदा रखे। अगर आपको डॉक्टर कलाम का विजन 2020 प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपके हिसाब से भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए सबसे जरूरी कदम कौन सा है, और
ऐसे ही जीवन बदलने वाली समरी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।